गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे थे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अब आज हम कुछ और इलस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 36 पहले आज हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रीवियस टर्न पे हमने डिस्कस किया था कि हम सिर्फ फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दें अगर, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और हमने एक फॉर्मेट के थ्रू भी इस चीज़ को डिस्कस किया है कि किस तरह के ट्रांजैक्शंस को हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसिडर करना है। तो इस फॉर्मेट के थ्रू हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं इस बात को कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें नॉन करंट एसेट्स पे ध्यान देना है, जिसमें फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और हर असेट के बारे में आपको 4 डिटेल्स पता होने चाहिए। परचेज ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट होते हैं। सेल करेंगे तो प्रॉफिट लॉस होगा, ये ऑपरेटिंग में जाएगा। और डेप्रीसिएशन भी होगा असेट पे, या एमोर्टाइजेशन हो जाएगा इनटैंजिबल असेट्स पे, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। तो इन्वेस्टिंग में 2 फिगर्स आती हैं, परचेज एंड सेल ऑफ असेट। और उसके बाद अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे हम ध्यान दें तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डेप्रीसिएशन नहीं हो सकता। बाकी परचेज भी होगा, सेल भी होगा। सेल होगा तो प्रॉफिट लॉस भी होगा, और उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करते हैं आप तो उससे कुछ इनकम भी हो सकती है। तो ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होती है। प्रॉफिट लॉस नहीं होता है इन्वेस्टिंग का पार्ट, ये ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का यही है हमारा पूरा सब्जेक्ट मैटर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम अगर इतनी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 36 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 36 में देखिए आपको असेट और लाइबिलिटी दिए हुए हैं। असेट में 18 और 19 इस तरह से दिया हुआ है, बहुत ध्यान देंगे। अगर आपने ईयर पे ध्यान नहीं दिया और आपने सिर्फ इसी तरह से कंपैरिजन कर लिया, लेफ्ट टू राइट कंपेयर कर लिया, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन नहीं करना है हमको, राइट टू लेफ्ट कंपैरिजन करना है। क्योंकि पहले 18 ईयर आएगा, बाद में 19 आएगा। तो अगर गुडविल की बात करें तो लास्ट ईयर अगर आपसे कहा जाए कि लास्ट ईयर गुडविल कितनी थी, तो लास्ट ईयर 120 थी, अब 1 लाख है, कम हुई है। पर ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये लगेगा कि इंक्रीज हुई है। तो इस तरह से तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। तो बहुत ध्यान देना है कैश फ्लो के क्वेश्चन में। गुडविल लास्ट ईयर 120 और अभी 1 लाख, तो 120 से 1 लाख गुडविल तो हमारा डिक्रीज हो गया 20,000। डिक्रीज इन गुडविल मीन्स गुडविल एमोर्टाइज्ड और गुडविल रिटन ऑफ। तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होने वाला आइटम है, ये इन्वेस्टिंग का आइटम नहीं है। अगर गुडविल इंक्रीज हो गया होता, 1 लाख से 120 हो गया होता, 20,000 आपका इंक्रीज हो जाता अगर, तो इसको आप कहते परचेज ऑफ गुडविल, इसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख सकते थे। लेकिन अभी गुडविल कम हो रहा है तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। आपको पता है गुडविल एमोर्टाइज्ड, तो गुडविल के रिलेशन में तो कोई ट्रांजैक्शन अभी नहीं आएगा। पेटेंट्स की बात करते हैं। पेटेंट्स लास्ट ईयर 1 लाख, अभी 120, दैट मीन्स 20,000 के पेटेंट्स हमने परचेज किए हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सॉल्यूशन में देखिए लिखा हुआ है परचेज ऑफ पेटेंट्स 20,000। नेगेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि एक आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। अगर आप कुछ परचेज करेंगे तो कैश विल गो आउट, दैट इज आउटफ्लो, और आउटफ्लो के अमाउंट्स को आप नेगेटिव में लिखोगे। उसके बाद लैंड, पहले 2 लाख रुपए था, अभी 180 हो गया, कम हो गया। तो लैंड अगर कम हुआ है तो डेप्रीसिएशन और सेल 2 रीजन हो सकते हैं। लेकिन हमको यह बात पता है कि लैंड कभी डेप्रीशिएट नहीं होती, लैंड पे डेप्रीसिएशन नहीं हो सकता। अगर यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखा होता तो उस पे डेप्रीसिएशन हो सकता था, लेकिन सिर्फ लैंड पे डेप्रीसिएशन नहीं लग सकता, दैट मीन्स ये सेल है। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है सॉल्यूशन में सेल ऑफ लैंड 20,000, इसका डिफरेंस आ रहा है 20,000 यहां पे लिख दिया गया है। तो सेल ऑफ लैंड 20,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। नेट मीन्स इसमें से डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस किया जा चुका है। लास्ट ईयर 360, अभी 320, तो 40,000 कम हो गया है। 40,000 आपको दिख रहा है कि यहां पे प्लांट एंड मशीनरी हमारा कम हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब देखिए सेल भी हो सकता है और डेप्रीसिएशन भी हो सकता है, दोनों ऑप्शंस हैं। प्लांट एंड मशीनरी सेल भी हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी पे तो डेप्रीसिएशन भी लगता है।
लेकिन जब ऑलरेडी हमको नेट फिगर दी हुई है तो दैट मीन्स ये जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो ऑलरेडी एडजस्ट किया जा चुका होगा। तो प्लांट पे और फर्नीचर किसी भी तरह का असेट होगा उस पर डेप्रीसिएशन हम चार्ज कर सकते हैं। तो प्लांट डिक्रीज हो रहा है, तो इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं फिर से, डेप्रीसिएशन और सेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्यूशन के ऊपर लिखा होना चाहिए था कि प्लांट को सेल किया गया है। अपने तरफ से हम सेल के नहीं मान सकते क्योंकि अभी तो डेप्रीसिएशन पॉसिबल है, डेप्रीसिएशन हो सकता है, लैंड पे डेप्रीसिएशन नहीं हो सकता था। तो डेप्रीसिएशन की पॉसिबिलिटी तो रूल्ड आउट हो गई थी लैंड के केस में, तो उसमें तो सेल हमको लेना ही पड़ेगा। लेकिन प्लांट के केस में तो डेप्रीसिएशन की पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते। प्लांट तो डेप्रीशिएट कर सकता है, डेप्रीशिएट भी हो सकता है, सेल भी हो सकती है। तो अब प्लांट को सेल अगर मानना है आपको तो क्वेश्चन आपको बताएगा तभी आप मानेंगे। तो अभी तो हम इसको डेप्रीसिएशन ही मान सकते हैं। और डेप्रीसिएशन अगर इसको हम ले रहे हैं तो डेप्रीसिएशन तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं नहीं लिखा है सेल ऑफ प्लांट या डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, कोई भी आइटम नहीं लिखा हुआ है। तो प्लांट में ये जो 40,000 रुपए का डिक्रीज हुआ है इसको हम डेप्रीसिएशन कंसिडर करेंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं फर्नीचर पे। फर्नीचर के आगे ग्रॉस लिखा हुआ है। ग्रॉस मीन्स ये जो फर्नीचर की वैल्यू है ये कॉस्ट प्राइस है, इसमें जो डेप्रीसिएशन है वो ऑलरेडी अलग रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेपरेटली इन अ सेपरेट अकाउंट नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट। तो दैट मीन्स ये जो फर्नीचर की फिगर्स आपको दी हैं इसमें डेप्रीसिएशन का कोई भी कंटेंट नहीं है। डेप्रीसिएशन अगर होगा तो वो अलग अकाउंट में होगा। यहां दिख रहा है हमको कि फर्नीचर पे लास्ट ईयर डेप्रीसिएशन था 10,000, अभी है 30,000। दैट मीन्स 20,000 डेप्रीसिएशन हमने लगाया है फर्नीचर पे, तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। और ये जो फर्नीचर की वैल्यू दी है ये कॉस्ट प्राइस है। लास्ट ईयर फर्नीचर 25 था, अभी 255 हो गया। तो दैट मीन्स हमने फर्नीचर परचेज किया है। कितना परचेज किया है? 2,30,000। तो यहां पे आप लिख देंगे परचेज ऑफ फर्नीचर 2,30,000 रुपीज। तो फर्नीचर का भी एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स पे आते हैं हम लोग। 10% इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है तो उसको आप नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं। तो लास्ट ईयर 2 लाख थे, अभी 180 हो गए। तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीज हो गए। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुए हैं तो इसमें डेप्रीसिएशन जैसा कुछ नहीं होता, इसको सेल मानते हैं आप कि इन्वेस्टमेंट सेल हो गए। कितने के इन्वेस्टमेंट सेल हो गए? 20,000 के इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दिए। तो यहां लिखा हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 20, पॉजिटिव फिगर आएगी। उसके बाद लिखा है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो ये तो हमारा करंट एसेट होता है। करंट एसेट को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट करते हो, प्लस या माइनस जो भी करना है आपको। अगर इंक्रीज होता है तो माइनस, डिक्रीज होता है तो प्लस। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है। लास्ट ईयर 0 था, अभी 10,000 हो गया। तो इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद। लेकिन अभी इसका क्या काम है? देखिए इन्वेस्टमेंट हमारे 10% के हैं। दैट मीन्स जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उस पर 10% इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। तो 10% आप किसका निकालोगे, 2 लाख का या 180 का? अब देखिए इन्वेस्टमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वर 2 लाख एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर दे वर 180। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 20,000 हैव बीन सोल्ड। पर क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 20,000 के इन्वेस्टमेंट्स को एंड ऑफ द ईयर सेल किया गया था या स्टार्ट ऑफ द ईयर सेल किया गया था। ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम एंड कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 20,000 वर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। दिस मीन्स थ्रू आउट द ईयर इन्वेस्टमेंट्स वर ऑफ 2 लाख रुपीज। पूरे साल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए के थे, एट द एंड आपने 20,000 के सेल कर दिए। तो पूरे साल तो 2 लाख के थे, तो इंटरेस्ट भी आपको 10% जो मिलेगा वो 2 लाख का मिलेगा। तो 2 लाख का 10% होता है 20,000 रुपीज। इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 20,000, जिसमें से 10,000 तो अक्रूड है। दैट मीन्स 10,000 इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो आउट ऑफ 20, 10 इज नॉट रिसीव्ड। दैट मीन्स हाउ मच इज रिसीव्ड? 10 इज रिसीव्ड। तो रिसीव्ड अमाउंट यहां पे आप लिखेंगे।
20,000 में 10,000 तो मिला नहीं आपको, यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर कितना मिल गया आपको? 10,000 मिल गया होगा, तो उसको यहाँ पे लिखा जाएगा 10,000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ पे आता है, अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आता। तो इस तरह से सारे आइटम्स हम लिख देंगे और हमारा टोटल आ जाएगा नेगेटिव 2 लाख रुपीज़। तो इसलिए आप इसको लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अक्रूड इंटरेस्ट के बारे में आपको यहाँ बताया भी जा रहा है नोट्स में, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट इज़ अज्यूम्ड दैट इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आप एंड कंसिडर कर लेंगे। एक जो अजम्पशन हमको लेना है वो भी हमको पहले से ही क्लियर होता है कि हमको क्या अजम्पशन लेना है। तो आई होप इलस्ट्रेशन नंबर 36 सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा। अब इलस्ट्रेशन नंबर 37 हम लोग कर लेते हैं। इसमें भी हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन करना है। 2 असेट्स हमको दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स असेट्स। किसी असेट के बारे में अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दी है तो बेटर होगा कि उसका अकाउंट एक आप बना लेंगे, जिससे कि आपको जो मिसिंग फिगर है वो पता चल जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट्स की बात करें सबसे पहले, तो ये देखिए यहाँ 18 है, 19 है। तो अभी हम लेफ्ट टू राइट चेक कर सकते हैं फिगर्स को। तो लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट आपके 250 थे, अभी 5 लाख हैं। तो देख के तो हमको यही लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो गए हैं, दैट मीन्स परचेज हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट्स को परचेज किया गया है। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी हो आपको। लिखा हुआ है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट अ 10% गेन। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग के इन्वेस्टमेंट तो 250 हैं, 250 का हाफ होता है 125। 1,25,000 के इन्वेस्टमेंट्स को आपने 10% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो 1,25,000 का 10% अगर आप ऐड करें तो 12,500 आता है। तो इसको आपने सेल कितने में किया होगा? 1,37,500। तो इन्वेस्टमेंट का सेल प्राइस आपको पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया। प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, माइनस होगा। मैंने बताया था कि किसी असेट के बारे में 4 आंसर्स आपको पता होने चाहिए। 4 में से 3 हमको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चलेंगे, क्योंकि डेप्रीसिएशन इन्वेस्टमेंट पे नहीं होता। तो इन्वेस्टमेंट की परचेज आपको पता होना चाहिए, सेल और प्रॉफिट लॉस। तो सेल भी पता हो गई, प्रॉफिट और लॉस भी पता हो गया। सिर्फ परचेज हम कंफर्म कर लेंगे अकाउंट बना के। ये देखिए अकाउंट यहाँ पे बनाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस 250, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख। सेल कितने में किया आपने? 1,37,500। कैसे निकाला? जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट थे 250, उसका हाफ किया आपने। हाफ कितना आएगा? 125। उसमें आपने 10% ऐड कर दिया तो सेल प्राइस आ गया। और जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो तो डेबिट में आता है, मैंने कल ही बताया था, जो प्रीवियस वीडियो मैंने सेंड किया है। तो 12,500 हमारा प्रॉफिट है। उसके बाद हमारा परचेज निकल आएगा डेबिट साइड में। सेल आता है क्रेडिट में, डेप्रीसिएशन भी क्रेडिट में आता है, तो इन्वेस्टमेंट में कोई डेप्रीसिएशन नहीं होता। लॉस भी क्रेडिट में आता है और प्रॉफिट डेबिट में आता है। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर हमारी परचेज आ जाएगी, वो डेबिट में ही आती है। तो टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 2 आंसर्स हमको पता चल गए, परचेज और सेल। इन दोनों को आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रख देंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल को पॉजिटिव में, परचेज को नेगेटिव में, क्योंकि ये आउटफ्लो है। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 2 चीजें हमको पता चल गई। अब आते हैं फिक्स असेट्स पे। फिक्स असेट्स लास्ट ईयर 875, करेंट ईयर 1190। और फिक्स एसेट्स के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स आपको दिया हुआ है, तो इसका भी एक छोटा सा अकाउंट हम बना लेंगे। डेप्रीसिएशन आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है, तो यहां तो इसका कोई काम नहीं है। लेकिन असेट की परचेज और सेल हमको पता होनी चाहिए। अब देखिए सेल तो कहीं लिखा नहीं है। पॉइंट नंबर 3, 4, 5 भी अगर हम देखें तो उसमें सेल कहीं नहीं लिखा है। और इस फिगर को देखें तो फिगर बढ़ती हुई दिख रही है आपको। दैट मीन्स पूरी पॉसिबिलिटी है कि परचेज हुआ होगा। कितना परचेज हुआ होगा? इतना तो आप यहीं देख के ही निकाल सकते हैं, इन फिगर्स को देख के निकाल सकते हैं। लास्ट ईयर असेट आपके 875 थे,
जिसमें से 1 लाख रुपए डेप्रीसिएशन हो गया। तो 875 में अगर 1 लाख माइनस हो जाए तो 775 होना चाहिए। हमारे असेट्स की वैल्यू 775 होनी चाहिए, लेकिन अभी है कितनी? 1190 है। तो 775 और 1190 के बीच में जो डिफरेंस होगा वही परचेज होगा। तो इसको आप अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। डेप्रीसिएशन हमको पता है, क्रेडिट में लिखा, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है, इसको बैलेंस कर लेंगे। डेबिट साइड में आ गया 4,15,000, यही हमारी परचेज है। तो इसको हमने एज अ परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दिया। 3 आंसर्स हम लिख चुके हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग 3 पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली आंसर्स दिए हैं हमको। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तीनों को एज इट इज आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दीजिए। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। तीनों रिसीव्ड हैं, पॉजिटिव फिगर्स होंगी, तीनों पॉजिटिव फिगर्स होंगी। तीनों को हम ऐड कर देंगे, हमारे आंसर्स आ जाएंगे 592,500। नेगेटिव आंसर है तो कैश यूज्ड लिखा जाएगा। तो इस तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 37 में कैलकुलेट किया। तो बहुत ही सिंपल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बस आपको असेट के अकाउंट को बनाना आना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोग ये 2 इलस्ट्रेशंस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे के इलस्ट्रेशंस भी करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।